Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट्स कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे बच्चों. हमने बिजनेस लॉ शुरू किया था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी. फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर हो गया, ये हम है थर्ड लेक्चर पे. हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा, सब्जेक्ट क्या होने वाला है देखा था, चैप्टर्स यानी मॉड्यूल्स आपके क्या क्या होंगे वो देखा था. बस उसी तरह से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर, पे अटेंशन एवरीवन, हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी, जो कि है डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी माय डियर व्यूअर्स, वो हमने स्टार्ट किया था. हमने डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 पढ़ लिया था. आई होप आप रिवाइज करके आए हो. उसी तरह से बच्चों हमने फीचर स्टार्ट किया था. फर्स्ट फीचर जो हमने पढ़ा था वो है रजिस्ट्रेशन. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ यानी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ तो वो कंपनी एक कंपनी नहीं कहलाएगी, यानी उसको एक लीगल एग्जिस्टेंस माय डियर व्यूअर्स नहीं मिलेगा. उसको एक लीगल एग्जिस्टेंस माय डियर व्यूअर्स नहीं मिलेगा. अपन शुरू करते हैं हमारा फीचर. सेकंड फीचर है बच्चों इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में, हमारी बात हुई थी कि कंपनी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फीचर है जो है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. जैसे ही एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, यानी एक कंपनी को लीगली, समझने की कोशिश कीजिए, एक कंपनी को लीगली बना दिया जाता है, कानून के नज़र में उसको अपना एक खुद का वजूद मिल जाता है, यानी कानून के नज़र में बच्चों वो एक कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी बन जाती है. वो एक कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी बन जाती है. यानी अभी कानून के नज़र में अ कंपनी, understand, an incorporated company, legally incorporated company will be a legal person. बस उसी में हम डेफिनेशन पढ़ लिया था हमने फीचर में. सेकंड नंबर फीचर है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस सेपरेट लीगल एंटिटी. अब समझने की कोशिश कीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया था. जी हाँ बिल्कुल, हमने एक ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लिया था. वो एग्जाम्पल में हमने हमारे उदय भाई लिए थे, हमने हमारे मजनू भाई लिए थे. सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टोरी स्टार्ट हुई थी. हमारी स्टोरी सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट हुई थी, एंड हुई थी हमने एक कंपनी को बनाया था. हमने यानी उदय भाई और मजनू भाई ने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कंपनीज एक्ट के अंदर, एमसीए वेबसाइट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए. उसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई. कंपनी को जन्म देने वाले लोग यानी कंपनी को बनाने वाले लोग को कहते हैं प्रमोटर्स. ये भी हमने डिस्कस किया था. कंपनी को बनाने वाले लोग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रमोटर्स. प्रमोटर्स यानी हमारे उदय भाई और हमारे मजनू भाई ने कंपनी बना दी थी. प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल लिया था. अभी तक हम पब्लिक कंपनी में नहीं गए हैं. प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पल में ये देखा था कि सिंस इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, उसका अफेयर थोड़ा सा छोटा होता है. उसका कारोबार पब्लिक कंपनी से कंपेयर करें तो प्राइवेट कंपनी का कारोबार छोटा होता है. उसके शेयर होल्डर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते. सेक्शन याद कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दीजिए कि सेक्शन क्या था. कंपनी लॉ में हमने कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. ओके बच्चों, वही उसी तरह से जैसे ही हमने वो लिमिट देखा था, आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि कंपनी को खुद का कानून की नज़र में एक लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है. उसी तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों. इसमें बहुत ही सुंदर सा केस लॉ है, बहुत ही लैंडमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए कहती हूँ ध्यान दीजिए. देखिएगा, अ कंपनी हैज़,
क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज, अंडरलाइन कीजिए, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब बहुत क्लियर है, शुरू करने वाले लोग, कंपनी को शुरू करने वाले लोग, यानी वो प्रमोटर्स, वो डायरेक्टर्स, वो एम्प्लॉयज, वो शेयर होल्डर्स, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, वो यानी वो लोग और कंपनी दो अलग अलग एंटिटी है। कंपनी और शेयर होल्डर्स एक नहीं है, कंपनी और प्रमोटर्स एक नहीं है, कंपनी और डायरेक्टर्स एक नहीं है। मैडम, प्रमोटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ये तो आपने बस ऊपर ऊपर से बता दिया, डिटेल में कहाँ बताया? अरे भाई, आगे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे टॉपिक आते जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो, कंपनी अलग और कंपनी में इन्वॉल्व लोग अलग, इसीलिए उसको सेपरेट लीगल एंटिटी यानी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दिया गया है। पढ़ेंगे बच्चों। इट हैज डिस्टिंक्ट, इट इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, कानून के नज़र में वो एक अलग पर्सन है। मैडम, कंपनी यानी पर्सन पर्सन कर रहे हो, पर्सन यानी वो जीवित आदमी है क्या? जीवित आदमी है क्या? नहीं बच्चों, कानूनी तौर पे उसका एक वजूद है, वो पर्सन नहीं, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ पर्सन, बट आप कंपनी लॉ में डेफिनेशन पर्सन का देखें तो उसमें भी कंपनी आती है। आगे बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, अंडरलाइन, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, वो लोग जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम आता है, वो शेयर होल्डर्स जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम आता है, उससे हम कहते हैं मेंबर्स। मैडम, ये रजिस्टर क्या बोल रहे हो? हम आगे पढ़ेंगे, कंपनी को काफ़ी सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ऑन द अदर हैंड अ पार्टनरशिप फर्म, मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रही हूँ, हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, यानी इस लाइन का मतलब है पार्टनर्स उदय और मजनू और पार्टनरशिप फर्म जो वो चला रहे हैं, ये दोनों एक ही है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का ऐसा लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम कंपनी देखें तो कंपनी को शुरू करने वाले लोग, कंपनी में काम करने वाले लोग और कंपनी सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इट हैज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, देखेंगे अ वेल नोन इलस्ट्रेशन of the principle of separate legal existence is decision of the House of Lords in Salomon versus Salomon and Company, very important। इसको कर दीजिए एक सुंदर सा स्टार मार्क, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फीचर क्वेश्चन आता है, या सिर्फ अगर आपको इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का भी क्वेश्चन आता है, तो भाई ये केस लो, तो भाई आपके पेपर में, आपके आंसर शीट में यानी होना ही चाहिए, भाई एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाएगा। सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस स्टडी देखते हैं। एक्चुअली ये बात थी क्या? मैडम, ये कौन है भाई? ये सैलोमन कौन है? सुनिएगा, सैलोमन वर्सेस सैलोमन, ये है हमारे मिस्टर सैलोमन, इनका नाम है मिस्टर सैलोमन। ये क्या करते हैं मैडम? बच्चों, ये है बहुत अच्छे, बहुत रेप्यूटेड बूट मैन्युफैक्चर, ये बूट बनाते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? मिस्टर सैलोमन इनका नाम है। बहुत टाइम से, बहुत मेहनत से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। इट वॉज अ सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो। अच्छा चल रहा था उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज फ्लरिशिंग, इट वॉज मेकिंग प्रॉफिट एंड इट वॉज वेरी फेमस। एक दिन बैठे बैठे मिस्टर सोलोमन को ऐसा विचार आता है, यार इतने साल से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतना अच्छा बूट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है, क्यों ना मैं अपने बिजनेस को और एक मुकाम तक लेके जाऊँ, क्यों ना मैं अपने बिजनेस को और थोड़ा आगे लेके जाऊँ। इसी के चलते उसने अपना ये जो बूट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, यानी बूट मैन्युफैक्चरिंग जो था, उसने कन्वर्ट कर दिया और उसको रजिस्टर करवा दिया एक कंपनी में।
इनका जो बिजनेस था उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया माय डियर व्यूअर्स, और इन्होंने अपना ये जो कंपनी है, अपना ये जो बिजनेस था वो कन्वर्ट कर दिया कंपनी में और रजिस्टर करवा दिया। ध्यान दीजिए, नाम दिया सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। नाम क्या दिया? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अभी जैसे ही इन्होंने ये कंपनी बनाई, ऑब्वियसली इन्होंने ये कंपनी बनाई यानी इन्होंने अपना बिजनेस ये कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। जो बूट मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं कर रही थी वो बिजनेस इन्होंने इनको कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बदले में इन्होंने शेयर इश्यू किए। ध्यान दीजिए, उसके बदले में इन्होंने शेयर इश्यू किए। शेयर किसको किसको इश्यू हुआ? मैडम शेयर यानी गए लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था, कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी को इनिशियल कैपिटल लगता है। कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है यानी जन्म लेती है तभी उसको इनिशियल कैपिटल लगता है, और वो लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, ध्यान दीजिए, वो लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं हम उन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं, यानी उस कंपनी में इन लोगों का हिस्सा है। हिस्सा यानी शेयर, शेयर यानी शेयर होल्डर, वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया है। बस इसी तरह से बच्चों, एक है शेयर होल्डर मिस्टर एस यानी हमारे बहुत ही फेमस मिस्टर सैलोमन, एक है मिसेस एस उनकी वाइफ, बराबर, एक है उनकी डॉटर और उनके 4 बेटे। शेयर्स किसको किसको गए बेटा? मिस्टर सैलोमन, मिसेस सैलोमन, उनकी एक डॉटर यानी उनकी एक बेटी और उनके 4 बेटों को ये गया। कैसा डिवीजन था देखो बच्चों, शेयर जो हुआ वो 20,000 पाउंड्स का था। शेयर जो मिले वो 20,000 पाउंड्स के थे। सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो इन लोगों को मिले, इनको शेयर भी मिला, कितने का भाई? 20,000 के शेयर्स मिले। इनको सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी मिला। डिबेंचर्स कितने का मिला बच्चों? 10,000 पाउंड्स का। आप समझिए, शेयर होल्डर्स भी ये, डिबेंचर होल्डर्स भी ये। आप बोलोगे यार मैडम ये डिबेंचर क्या है, ये सिक्योर्ड डिबेंचर क्या है? बच्चों, जैसे शेयर होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं, वैसे डिपॉजिट्स भी होते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। बच्चों बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के। कंपनी मनी बोरो काफ़ी तरीके से कर सकती है। डिबेंचर्स का मतलब अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन शॉर्ट समझ लीजिए कि डिबेंचर्स मतलब सिक्योरिटी, मतलब इश्यू की गई सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ यानी हम किसी के पास से पैसा लेते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के पास से हमने पैसा लिया, उनको सामने हमने डिबेंचर्स दे दिया और बोला कि आज से भाई तुम हमारे क्रेडिटर हुए, आज से तुम हमारे क्रेडिटर हुए। बच्चों वो हम बाद में फ्यूचर में, डिबेंचर का बहुत अच्छा टॉपिक है, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन समझिए, ये फैमिली ने कंपनी के पास से लिए शेयर, कंपनी के पास से लिए सिक्योर्ड डिबेंचर्स और कंपनी के पास से लिए कैश। इसी के चलते 40,000 पाउंड से ये कंपनी शुरू हो गई। इसी के चलते 40,000 पाउंड से बच्चों ये कंपनी शुरू हो गई। ये था हमारा एक डिवीजन कि कैसा हुआ। शेयर आ गया 20,000, डिबेंचर सिक्योर इन्हीं के पास है, शेयर्स भी इन्हीं के पास है, सिक्योर डिबेंचर्स भी इन्हीं के पास है। कंपनी जैसे तो बूट मैन्युफैक्चरिंग था वो तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इट वाज गोइंग वेरी वेरी स्मूथ। जैसे ही इसको कंपनी में कन्वर्ट करा दिया, जैसे ही इसको कंपनी में कन्वर्ट करा दिया बच्चों, इसका खराब वक्त शुरू हो गया। कंपनी धीरे धीरे लॉस करने लगी, कंपनी का ग्रोथ रुक गया, कंपनी लॉस करने लगी। एक ऐसा वक्त आया कि कंपनी को चलाना इम्पॉसिबल हो गया था। एक ऐसा वक्त आया बच्चों की कंपनी को चलाना इम्पॉसिबल हो गया था। अभी कंपनी को अगर जन्म दिया है, समझिए, कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी शुरू की है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके, तो अगर कंपनी बंद करनी है उसे कहते हैं वाइंडिंग अप। अगर कंपनी बंद करनी है, कानून की नज़र में जिसको जन्म दिया था, कानून की नज़र में उसको मरना भी है, यानी वाइंडिंग अप, यानी कंपनी का कंप्लीट अफेयर्स, कंपनी का कारोबार कंप्लीटली बंद करना है, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली बंद करना है, उसे कहते हैं वाइंडिंग अप। उसे क्या कहते हैं माय डियर व्यूअर्स? वाइंडिंग अप। जैसे ही वाइंडिंग अप हुआ, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? एसेट्स जो है
उससे यूज़ करना है और लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है। एसेट्स को यूज़ करना है और लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है। बच्चों लायबिलिटीज़ कुछ ऐसी थी कि 10,000 देना था सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, 10,000 देना था सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एंड 8,000 देना था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, 8,000 देना था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। जितने पैसे कंपनी के पास थे, एक बच्चों वाइंडिंग अप का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले रीपेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के होते हैं। वो क्रेडिटर्स जिनको कंपनी के पास से पैसे तो लेने हैं, लेकिन उनका जो पैसा है ना वो सिक्योर्ड था किसी सिक्योरिटी के बिहाफ पे। कोई सिक्योरिटी दी गई थी, जैसे हम लोन लेते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज लेता है, राइट। बैंक कुछ ना कुछ तो कोलैटरल लेता ही है। उसी तरीके से अगर क्रेडिटर सिक्योर्ड है, अगर क्रेडिटर सिक्योर्ड है यानी कंपनी के पास कुछ ना कुछ कोलैटरल उनका है। कंपनी ने वादा दिया है कि अगर हम वाइंडिंग अप करेंगे, अगर हमारा वाइंडिंग अप होगा तो भैया रीपेमेंट पहले तुम्हारी होगी क्योंकि तुम सिक्योर्ड हो। बच्चों इस केस में सिक्योर्ड कौन था? सिक्योर्ड थी ये फैमिली, क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर्स किसके पास था? ये फैमिली के पास। सिक्योर्ड डिबेंचर्स माय डियर व्यूअर्स किसके पास था? ये फैमिली के पास था। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे उनको बहुत तकलीफ हो गई। वो बोलते भैया कंपनी शुरू की सोलोमन ने, कंपनी का शेयर होल्डर वगैरह वगैरह सब सोलोमन है, और अगर कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी बंद होने जा रही है, तो सोलोमन को पैसा क्यों मिल रहा है ना? ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। सोलोमन को पैसा क्यों मिल रहा है? पहला हमें रीपेमेंट करो। सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड तो सिर्फ फैमिली है, यानी सिर्फ सोलोमन जी ही सिक्योर्ड है, तो दूसरे क्रेडिटर्स थे वो तो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इसके पास आते हैं और इसके खिलाफ एक सूट फाइल करते हैं कि भाई इसका ही कंपनी है, यही चलाता है, इसको काहे का पहला पैसा मिल रहा है, पहले तो हमें मिलना चाहिए, हम बाहर वाले हैं। कोर्ट ने बोला जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ध्यान दीजिए, जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उन्हें इनकॉर्पोरेट, उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले लोग और वो जो कंपनी है वो अलग अलग एंटिटी है, तो रीपेमेंट, माय डियर व्यूअर्स वर्डिक्ट सुनिए, रीपेमेंट हमेशा पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ही होगा। वो लोग जिसको कंपनी को पैसा देना है और उनका जो पैसा है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट सम कोलैटरल, पहला पेमेंट उनको ही होगा। तो ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, इन शॉर्ट आउटसाइडर्स जो थे, उन्होंने ये केस हार दिया, वो ये केस हार गए और कोर्ट ने बोला कि पहला पेमेंट किसी भी सिक्योर्ड डिबेंचर्स का होल्डर कोई भी होने दो, डिबेंचर होल्डर कोई भी होने दो, वो खुद सोलोमन ही क्यों ना हो, लेकिन ये कंपनी एक अलग एंटिटी है, इसीलिए रीपेमेंट वाइंडिंग अप अगर हो रहा है तो रीपेमेंट पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ही होगा। बच्चों ये था हमारा सोलोमन वर्सेस सोलोमन का बहुत ही ज़रूरी सा, हमारा बहुत ही लैंडमार्क सा केस लॉ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोलोमन वॉज अ शू मैन्युफैक्चरर, क्या बोल रहे हैं? सोलोमन वॉज अ शू मैन्युफैक्चरर। He incorporated a company named, underline कीजिए, Solomon and Company Limited for the purpose of taking over and carrying on his business, right? The 7 subscribers, मैडम 7 कैसे? तूने तो 4 बोला था, तूने तो 4 बोला था बच्चों। 7, एक था मिस्टर सोलोमन, एक थी मिसिस सोलोमन, उसके 4 बेटे, उसकी एक बेटी, टोटल कितना हुआ भाई? 7। टू द मेमोरेंडम वर सोलोमन फर्स्ट, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड 4 sons, एंड 4 sons दे रिमेन्ड द ओनली मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ध्यान दीजिए, कंपनी में शेयर होल्डर्स, मेंबर्स सिर्फ कितने भाई? सिर्फ 7। सोलोमन with his 2 sons constituted the board of directors of the company, the business।
was transferred to the company for 40,000 pounds. मैंने आपको उधर बताया था 40,000 pounds. Solomon took 20,000 pound का share of ₹1 each and debentures worth 10,000 pounds. 20,000 pounds के शेयर दिए और 10,000 pounds का डिबेंचर लिया. Within 1 year कंपनी went into liquidation. मैडम लिक्विडेशन यानी बच्चों वाइंडिंग अप. लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप. कंपनी को जैसे जन्म दिया वैसे कंपनी को बंद भी करना है. ऑन वाइंडिंग अप द unsecured creditors contended that company was not having independent existence. उनको लगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उन्होंने मेरे पास कंपनी लॉ नहीं पढ़ा होगा. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लगा कि भाई सोलोमन ने कंपनी शुरू किया, शेयर होल्डर भी सोलोमन, डिबेंचर होल्डर भी सोलोमन. अभी लॉस हुआ है तो कंपनी को पहले हमको पेमेंट करनी चाहिए ना. सोलोमन खुद का तो घाटा है ही क्योंकि कंपनी उसकी है. अरे कंपनी उसकी नहीं है, कंपनी खुद की है. कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस होता है. बताओ क्या बोला उसने. इट वॉज हेल्ड दैट द सोलोमन एंड द कंपनी लिमिटेड फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स. Company Limited fulfilled all the requirements of legislature. It was therefore treated as company. ये जो सोलोमन ने कंपनी बनाई है वो लीगली एक कंपनी मानी जाएगी. भले सोलोमन ने शुरू किया, भले शेयर होल्डर सोलोमन है, भले सब कुछ सोलोमन का है, बट फिर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिक्विडेशन यानी वाइंडिंग अप के टाइम पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा पहले मिलेगा और फिर अगर कुछ पैसा बचता है एसेट्स में से तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं. कंपनी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन. सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट केस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोलोमन को हमने जैसे अंडरलाइन किया हम इधर भी वैसे ही अंडरलाइन करने वाले हैं. देखिए क्या बोलना चाहते हैं. कॉन्डॉय टी कंपनी लिमिटेड. कॉन्डॉय क्या बोल रहा है देखिए. कॉन्डॉय टी कंपनी लिमिटेड. कुछ लोग थे बच्चों, कुछ लोग थे, उन्होंने अपना टी एस्टेट सब ने मिलके, कुछ तो ये लोग थे उन्होंने मिलके, काफ़ी लोग थे, उन्होंने अपना टी एस्टेट ट्रांसफ़र कर दिया एक कंपनी को, जो कंपनी को नाम दिया कॉन्डॉय टी कंपनी लिमिटेड. नाम क्या दिया? कॉन्डॉय टी कंपनी लिमिटेड. बच्चों जैसे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मैंने आपको बोला ये जो लोग थे जिनके पास खुद का टी एस्टेट था, उन्होंने अपना टी एस्टेट एक कंपनी को ट्रांसफ़र किया. वो कंपनी जो बनाने वाले भी यही लोग हैं, वो कंपनी जो बनाने वाले भी यही लोग हैं. तो बात कुछ ऐसी हुई कि अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हो कंपनी को, तो आपको भैया स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. ऑन वैल्यू ऑफ योर एस्टेट. तुम्हारे कारोबार का जो भी वैल्यू है और जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, एड वैलोरम ड्यूटी. बट इन लोग ने बोला, ये जो लोग जिन्होंने कंपनी को बनाया, देखो पहले बनाते अपना खुद का बिजनेस, वो कंपनी को ट्रांसफ़र करते, ट्रांसफ़र करने के बाद भैया स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते, ये सोच के कि कंपनी हमारी है, बनाने वाले लोग हम, बिजनेस भी हमारा था, कंपनी भी हमारी, ट्रांसफ़र हम ही कर रहे, तो भाई हम स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे करें. ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी आएगा, गवर्नमेंट को हमें भरना ही पड़ेगा. उन्होंने नहीं भरा. जैसे उन्होंने नहीं भरा, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, यानी कॉन्डॉय टी कंपनी लिमिटेड बना ही नहीं. क्यों नहीं बना? क्योंकि ये लोग ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, इसीलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ. नो स्टैम्प ड्यूटी वॉज पेड. अंडरस्टैंड, नो स्टैम्प ड्यूटी वॉज पेड. इनका भी वही था बच्चों, इनका भी रीजनिंग वही था कि कंपनी शुरू करने वाले हम, कंपनी को बिजनेस ट्रांसफ़र करने वाले हमसे ही हम ट्रांसफ़र कर रहे, हमारे पास से ही हमको खुद को ट्रांसफ़र कर रहे, तो भैया गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरे. नहीं, आप खुद का एस्टेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक सेपरेट लीगल एंटिटी को, यानी आप एक कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हो. पढ़ेंगे बच्चों.
Condoy Tea Company Limited. The principle of separate legal existence of a company had been recognized in India even before the Salomon's decision in the decision given by Calcutta High Court. Facts of the case क्या था? Certain persons transferred a tea estate to a company claimed exemption from the ad valorem duty on the ground that they themselves were the shareholders in the company and therefore it was nothing but a transfer to them in one to themselves under another name. खुद ही ट्रांसफर खुद को कर रहे, बस नाम अलग है. तो देखो कोर्ट क्या बोलता है. The court observed that the company was a separate person. Company was a separate person, a separate body altogether from the shareholder, and the transfer was as much a conveyance, a transfer of property, as if the shareholders had been totally different person. कंपनी के shareholders और भैया कंपनी खुद ये दो अलग अलग एंटिटी है, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसलिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. ओके बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट अस इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.